आज हम मन की एक बहुत ही पेचीदा और अक्सर गलत समझी जाने वाली हालत के बारे में बात करने वाले हैं, डिसोसिएटिव डिसऑर्डर, जिसे वियोजनी विकार भी कहा जाता है। इस पूरी पड़ताल में हम सिर्फ समस्या को नहीं समझेंगे, बल्कि इसके समाधान के दो बिल्कुल अलग नजरियों को भी देखेंगे। एक है आधुनिक चिकित्सा का रास्ता और दूसरा है योग का सदियों पुराना ज्ञान। ये एक ऐसी मानसिक दशा है जो किसी की चेतना, याददाश्त, यहाँ तक कि उसकी अपनी पहचान को भी झकझोर कर रख सकती है। तो आइए इस विषय की गहराइयों में उतरते हैं। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि आप गाड़ी चला रहे हों और अचानक एहसास हो कि मंजिल आ गई, पर रास्ते का कुछ याद ही नहीं? या किसी गहरी सोच में इतने डूबे हों कि किसी ने आवाज़ दी और आपको सुनाई तक नहीं दिया? ये जो अनुभव है, जिसे हम आम भाषा में ख्यालों में खो जाना या जोन आउट करना कहते हैं, असल में यही वियोजन या डिसोसिएशन का एक बहुत ही हल्का और आम रूप है। ये ऐसा है मानो हमारा मन कुछ देर के लिए हमारे शरीर और आसपास की दुनिया से अपना कनेक्शन तोड़ लेता है। तो फिर ये वियोजन, ये डिसोसिएशन आखिर है क्या? इसको ऐसे समझिए कि ये हमारे मन का एक सुरक्षा कवच है, एक तरह का इमरजेंसी एग्जिट। जब कोई इंसान किसी ऐसे दर्द, तनाव या भयानक हादसे से गुजरता है जिसका सामना करना उसके लिए नामुमकिन सा हो, तो दिमाग खुद को बचाने के लिए एक तरकीब निकालता है। वो चेतना को उस अनुभव से अलग कर देता है, एक दूरी बना लेता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे बहुत ज्यादा वोल्टेज आने पर घर का फ्यूज उड़ जाता है ताकि पूरा सिस्टम जलने से बच जाए। ये मन का खुद को बचाने का एक बहुत ताकतवर तरीका है। पर यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। दिन में ख्यालों में खो जाने और एक गंभीर मानसिक बीमारी में जमीन आसमान का फर्क है। जैसा कि स्लाइड में दिखाया गया है, कभी कभार ऐसा होना बिल्कुल सामान्य है। इससे हमारी जिंदगी पर कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन जब यही वियोजन एक आदत बन जाए, जब कोई लगातार अपनी यादों के हिस्से खोने लगे, अपनी पहचान को लेकर ही उलझन में रहे या उसे दुनिया ही नकली लगने लगे, तब ये एक नैदानिक विकार यानी एक गंभीर बीमारी का रूप ले लेता है। ये वो हालत है जहां इंसान का काम करना, रिश्ते निभाना और रोज की जिंदगी जीना भी मुश्किल हो जाता है। तो आज की हमारी चर्चा का नक्शा कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम वियोजन को और गहराई से समझेंगे, फिर देखेंगे कि ये कब और कैसे अलग-अलग विकारों का रूप लेता है। इसके बाद हम आधुनिक चिकित्सा के नजरिए पर गौर करेंगे और फिर जानेंगे कि योग की प्राचीन पद्धति इसमें कैसे एक मददगार की भूमिका निभा सकती है। और आखिर में हम इन दोनों को मिलाकर एक संपूर्ण उपचार के रास्ते की बात करेंगे। तो चलिए अब अपने सफर के पहले पड़ाव पर चलते हैं और उन विकारों के दायरे को समझते हैं जहां ये मामूली सा लगने वाला अलगाव एक बड़ी और जिंदगी को मुश्किल बनाने वाली समस्या बन जाता है। इस श्रेणी में सबसे ज्यादा चर्चित और शायद सबसे गंभीर विकार है डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, जिसे पहले मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी कहते थे। इसकी सबसे बड़ी पहचान है कि इंसान के भीतर दो या दो से ज्यादा अलग-अलग पहचानें या व्यक्तित्व मौजूद होते हैं। इन अलग-अलग पहचानों के सोचने, महसूस करने और दुनिया को देखने के अपने अपने तरीके होते हैं। और जब एक पहचान सामने होती है तो दूसरी को अक्सर ये याद ही नहीं रहता कि उस समय में क्या हुआ। इसी वजह से व्यक्ति के जीवन में याददाश्त के बड़े बड़े गैप आ जाते हैं और उसे समझ नहीं आता कि कुछ वक्त कहाँ और कैसे बीत गया। अगला है डिसोसिएटिव एमनीजिया यानी वियोजनी स्मृति लोप। अब ये कोई आम भूलने की बीमारी नहीं है। इसमें इंसान अपनी जिंदगी से जुड़ी जरूरी जानकारी या कभी-कभी तो अपनी जिंदगी के कई हफ्ते, महीने या साल ही पूरी तरह से भूल जाता है। याददाश्त का ये खोना अक्सर किसी बहुत बड़े हादसे या तनावपूर्ण घटना के आसपास होता है, और जैसा कि स्लाइड में बताया गया है, इसकी वजह कोई सिर की चोट या शारीरिक बीमारी नहीं, बल्कि ये मन की एक गहरी मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया होती है। और तीसरा मुख्य विकार है डीपर्सनलाइजेशन डीरियलाइजेशन डिसऑर्डर। ये एक बहुत ही अजीब और परेशान करने वाला अनुभव है। डीपर्सनलाइजेशन में इंसान को ऐसा लगता है जैसे वो अपने ही शरीर या मन का कोई बाहरी दर्शक बन गया है, मानो अपनी जिंदगी की कोई फिल्म देख रहा हो। और डीरियलाइजेशन में उसे अपने आसपास की दुनिया, लोग, चीजें सब कुछ धुंधला, बेजान या नकली सा लगता है, जैसे सब एक सपने का हिस्सा हो। और सबसे अजीब बात यह है कि इस सब के दौरान उसे पता होता है कि यह सच नहीं है, पर वो इस एहसास से बाहर नहीं आ पाता, जो बहुत ज्यादा बेचैनी पैदा करता है। अगर इन विकारों का समय पर सही इलाज ना हो तो इसके नतीजे बहुत गंभीर हो सकते हैं। जैसा कि ये स्लाइड दिखाती है, ये सिर्फ एक मानसिक समस्या बनकर नहीं रहती,
जब कोई अपनी भावनाओं को काबू नहीं कर पाता तो रिश्ते बनाना और निभाना मुश्किल हो जाता है, जिससे वो समाज से कटकर अकेला पड़ जाता है। इस अकेलेपन और भीतरी उथल-पुथल से बचने के लिए कई लोग नशे का सहारा लेने लगते हैं। ये सब मिलकर इंसान के काम करने की क्षमता को भी खत्म कर देता है, जिससे बेरोजगारी का खतरा बढ़ जाता है। और सबसे खतरनाक बात, अंदरूनी दर्द इतना बढ़ सकता है कि इंसान खुद को नुकसान पहुंचाने या अपनी जान लेने की भी कोशिश कर सकता है। साथ ही शरीर का जो स्ट्रेस रिस्पॉन्स सिस्टम है वो लगातार बिगड़ा रहता है, जिससे कई शारीरिक बीमारियां भी हो सकती हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि इस गहरी और पेचीदा समस्या का समाधान क्या है। चलिए अब हम इलाज के पहले और सबसे स्थापित रास्ते की ओर बढ़ते हैं, आधुनिक चिकित्सा का दृष्टिकोण, जो मनोचिकित्सा यानी थेरेपी के जरिए इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करता है। आधुनिक चिकित्सा में इलाज का मकसद सिर्फ लक्षणों को दबाना नहीं होता, असली मकसद है एकीकरण। एकीकरण का मतलब है इंसान के बिखरे हुए हिस्सों को, उसकी भूली हुई यादों, अलग थलग पड़ चुकी भावनाओं और अलग अलग पहचानों को धीरे धीरे एक साथ जोड़कर एक संपूर्ण और स्थिर व्यक्तित्व का दोबारा निर्माण करना। इसका उद्देश्य इंसान को उसकी जिंदगी पर फिर से नियंत्रण देना है, ताकि वो एक सामान्य और बेहतर जिंदगी जी सके। ये एकीकरण एक लंबी और चरणबद्ध प्रक्रिया है। थेरेपी के पहले चरण का पूरा ध्यान सुरक्षा और स्थिरता पर होता है। इसमें मरीज को ऐसे तरीके सिखाए जाते हैं जिससे वो अपनी तीव्र भावनाओं और तनाव को संभाल सकें और अपनी रोज की जिंदगी में सुरक्षित महसूस करें। एक बार ये नींव तैयार हो जाती है, तब दूसरे चरण में एक बहुत ही सुरक्षित और नियंत्रित माहौल में उन दर्दनाक यादों और अनुभवों पर धीरे धीरे काम किया जाता है जो इस वियोजन की जड़ में है। और आखिर में तीसरे चरण में जब इंसान अपने अतीत का सामना करने में सक्षम हो जाता है, तब व्यक्तित्व के अलग अलग हिस्सों को जोड़ने और भविष्य के लिए एक नया एकीकृत जीवन बनाने की प्रक्रिया शुरू होती है। अब बात करते हैं दवाओं की। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि डिसोसिएशन का इलाज करने के लिए कोई एक खास दवा नहीं बनी है, लेकिन चूंकि इन विकारों के साथ अक्सर दूसरी समस्याएं जैसे कि गहरा अवसाद, चिंता या नींद ना आना जुड़ी होती हैं, तो डॉक्टर उन लक्षणों को नियंत्रित करने के लिए दवाएं दे सकते हैं। ये दवाएं मुख्य इलाज यानी थेरेपी को ज़्यादा असरदार बनाने में मदद करती हैं, पर ये अपने आप में डिसोसिएशन का इलाज नहीं है। इनकी भूमिका एक सहायक की तरह है। जहां आधुनिक मनोचिकित्सा मन की गहराइयों में उतरकर ऊपर से नीचे यानी टॉप डाउन काम करती है, वहीं एक और ताकतवर रास्ता है जो शरीर के माध्यम से नीचे से ऊपर यानी बॉटम अप काम करता है। तो चलिए अब हम इलाज में योग की भूमिका को समझते हैं और जानते हैं कि ये मन और शरीर के टूटे हुए रिश्ते को कैसे फिर से जोड़ सकता है। ये कथन योग के नजरिए का सार बताता है। योग डिसोसिएशन की उन 3 मुख्य विशेषताओं पर सीधा काम करता है, जिनका जिक्र इस स्लाइड पर है। पहला है अलगाव, यानी मन का शरीर से कट जाना। दूसरा है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र का असंतुलन, मतलब हमारे शरीर का स्ट्रेस सिस्टम जो लगातार लड़ो या भागो वाले मोड में फंसा रहता है। और तीसरा है बिगड़ी हुई शारीरिक जागरूकता, यानी अपने ही शरीर में क्या हो रहा है ये महसूस ना कर पाना। योग इन तीनों ही पहलुओं पर एक साथ काम करता है। तो योग ये करता कैसे है? इसके पास कुछ बहुत ही शक्तिशाली साधन हैं। आसन यानी अलग अलग शारीरिक मुद्राएं इंसान को बहुत ही सौम्य और सुरक्षित तरीके से अपने शरीर की संवेदनाओं से दोबारा जुड़ने में मदद करती हैं। प्राणायाम यानी सांस को नियंत्रित करने की प्रक्रिया सीधे हमारे नर्वस सिस्टम को शांत करती है और उसे तनाव की स्थिति से निकालकर आराम की स्थिति में लाती है। ध्यान और सजगता मन को बिना किसी जजमेंट के वर्तमान पल में रहना सिखाते हैं, जिससे वो अतीत के घाव में भटकने के बजाय शांत होना सीखता है। और खास तौर पर आघात संवेदनशील योग की पद्धति में हर कदम पर व्यक्ति को अपनी पसंद और सुरक्षा का पूरा अधिकार दिया जाता है, जो इलाज के लिए बेहद जरूरी है। तो अब हम अपनी चर्चा के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर पहुंच गए हैं। यहां हम इन दोनों ताकतवर रास्तों आधुनिक चिकित्सा और योग को एक साथ लाकर देखेंगे कि कैसे एक एकीकृत मार्ग देखभाल का एक समग्र और ज्यादा असरदार नमूना पेश करता है। ये तालिका इन दोनों पद्धतियों के पूरक स्वभाव को बहुत खूबसूरती से दिखाती है। ये एक दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि एक ही मंजिल के 2 अलग अलग रास्ते हैं। एक तरफ आधुनिक चिकित्सा का मुख्य ध्यान आघात की कहानी को समझने, विचारों के पैटर्न को बदलने और यादों को प्रोसेस करने पर होता है। वहीं दूसरी तरफ योग का केंद्र बिंदु शरीर में फंसे हुए तनाव को निकालने, शारीरिक जागरूकता को वापस लाने और नर्वस सिस्टम को संतुलित करना है। जब ये दोनों साथ मिलते हैं तो इलाज सिर्फ मानसिक स्तर पर नहीं, बल्कि शारीरिक स्तर पर भी होता है, जो इसे कहीं ज्यादा संपूर्ण बना देता है।
लेकिन इस सब की सार्वजनिक प्रासंगिकता क्या है? ये इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे समाज में वियोजनी विकारों को लेकर जागरूकता लगभग ना के बराबर है। अक्सर इन्हें सिर्फ नाटक, ध्यान खींचने की कोशिश या कोई और बीमारी समझ लिया जाता है। इस गलतफहमी और जानकारी की कमी के कारण पीड़ित व्यक्ति सालों तक चुपचाप तकलीफ सहता रहता है और उसे सही मदद नहीं मिल पाती। इस विषय पर खुलकर बात करने से हम उस चुप्पी और कलंक को तोड़ सकते हैं जो इन विकारों से जुड़ा है, ताकि लोग बिना डरे मदद के लिए आगे आ सकें। तो अगर कोई इन लक्षणों से जूझ रहा है तो ये जानना जरूरी है कि पेशेवर मदद कब लेनी चाहिए। अगर याददाश्त में बार बार बड़े गैप आ रहे हैं, अगर अपनी पहचान को लेकर ही गहरी उलझन महसूस हो रही है, अगर दुनिया या खुद से अलगाव का एहसास लगातार बना हुआ है, या अगर इन सब के कारण रोजमर्रा की जिंदगी चलाना मुश्किल हो रहा है, तो ये एक संकेत है कि किसी मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से बात करने का समय आ गया है। और ये याद रखना सबसे जरूरी है कि अगर इन लक्षणों के साथ खुद को नुकसान पहुंचाने के विचार आ रहे हैं तो बिना किसी देरी के तुरंत मदद लेनी चाहिए। मदद मांगना कमजोरी नहीं बल्कि हिम्मत की निशानी है। तो हमारी आज की ये पूरी पड़ताल हमें एक ही नतीजे पर लाती है। वियोजन का घाव जितना गहरा मानसिक है उतना ही गहरा शारीरिक भी है। ये मन और शरीर के बीच एक टूटे हुए रिश्ते की कहानी है। इसलिए इसका इलाज भी ऐसा होना चाहिए जो इन दोनों को फिर से जोड़ सके। हम इस चर्चा को इस अंतिम विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ समाप्त करते हैं। क्या मन और शरीर के इस पवित्र संबंध को फिर से जोड़ना ही इस गहरे मानसिक आघात से उभरने का असली रास्ता है?